नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज के बारे में। इस टेस्ट सीरीज में 7000 प्रश्नों के माध्यम से आपके एंटायर सिलेबस को रिवाइज कराया जाएगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट रिवीजन भी कराया जाएगा, जिसके के थ्रू आप अपने कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन 3 बार कर सकते हैं। सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी सारे टेस्ट की, जिसमें कि 4000 प्रश्नों का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और 15 फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको मिलेगा। क्लास इस वीडियो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो टेस्ट लिखकर इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर दीजिए। वहां पर आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आज की क्लास का अब पहला प्रश्न अब हम देखते हैं। Which one of the following is correctly matched? तो बताइए, यहाँ पर नीति दर्रे की बात की गई है, अगिल दर्रे की बात की गई है, माना दर्रे की बात की गई है और दीफू। तो कौन सा आपका बोला गया है करेक्टली मैच्ड है? तो यहाँ पर माना दर्रे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश दिया है, दीफू दर्रा लद्दाख दिया है, अगिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश दिया है और नीति उत्तराखंड दिया है। तो बताइए क्लास, समय लीजिए और आराम से उत्तर देने का प्रयास करिए। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं दीफू दर्रा। दीफू दर्रा अगर देखें यहां पर तो लद्दाख दिया है। दीफू दर्रा लद्दाख में नहीं है, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको बता दूं। फिर इसके बाद यहां पर माना दर्रा की बात की गई है जो कि हिमाचल प्रदेश आपको दिया गया है, तो ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहां पर है? उत्तराखंड में है। ठीक है, अगिल दर्रा कहां पर है? जल्दी से बता दीजिए। अगिल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लद्दाख में है। और लास्ट बचा नीति दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। बिल्कुल सही है, पहले प्रश्न का सही उत्तर आपका ए हो गया। अब देखिए उत्तराखंड को मैं यूके करके लिख रही हूं, ये उत्तराखंड है। यहां पर नीति है, मान दर्रा है और लिपू लेक है, याद रखिएगा। नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपू लेक, ये सब कहां पर है? उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? रोहतांग है हिमाचल प्रदेश में। बारा दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिए, बारालाचा, रोहतांग ये सब कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला कहां पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में, एचपी में है। तो दर्रा आपके किसी भी बुक में दिया है, कहीं पे भी नोट्स में अगर आपने नोट किया है तो आप उसको जरूर याद कर लीजिए। मैं तो आपको कहूंगी कि जितने भी दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, उन सबको एक बार याद करके जरूर जाइएगा। परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है और पूरी संभावना है आपकी भी परीक्षा में बन सकता है, आरओ एआरओ में या फिर यूपीपीसीएस में। तो इंपॉर्टेंट है ये दर्रा पासेस, जरूर एक जगह सेपरेटली इसको किसी सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। मैगी नॉट रेखा की बात यहां पर की गई है। मैगी नॉट रेखा जो है वो किसके किसके बीच में है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से बता दीजिए, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ईस्ट जर्मनी पोलैंड के बीच में, यूएस कनाडा के बीच में या फिर इंडिया अफगानिस्तान के बीच में। तो याद रखिएगा जो मैगी नॉट रेखा है उसका निर्माण फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था और यह फ्रांस की सीमा को जर्मनी और इटली से अलग करती थी। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, अब क्लास यहां पर कुछ और अंतरराष्ट्रीय सीमा हम देख लेते हैं, जैसे ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन की जब हम बात करेंगे तो ये किसके किसके बीच में है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, याद रखिएगा। मैकमोहन की बात हम करेंगे तो ये किसके किसके बीच में है? भारत और चाइना के बीच में है। रेडक्लिफ की हम बात करेंगे तो ये भारत और
पाकिस्तान के बीच में है, याद रहेगा आपको ना। 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था और उन्हीं के नाम पर ये रेडक्लिफ लाइन कहलाने लगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मनेहाइन रेखा की बात हम करेंगे, तो ये सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बीच में है। मैगिनॉट अभी हमने देखा, अभी आपसे हमने डिस्कस किया है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 17 पैरेलल लाइन की अगर हम बात करेंगे, रेखा की बात करेंगे, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। और 24th पैरेलल लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वो कच्छ रीजन में। ठीक है, ये याद रखिएगा, कच्छ रीजन में। तो यहां पर कच्छ और सिंध को अलग करती है, भारत के कच्छ को पाकिस्तान के सिंध से अलग करती है 24th पैरेलल लाइन। अब यहां पर देखिए क्लास, कुछ और इंपॉर्टेंट चैनल्स को मैं बताने जा रही हूं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। याद करिएगा, 8 आपका एक इवन नंबर है ना, तो 4-4 में इसको डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। 9 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो ये मिनिकॉय को किससे अलग करता है? लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान आइलैंड को और निकोबार आइलैंड को एक दूसरे से अलग करता है इन द बे ऑफ बंगाल। ये याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द लक्षद्वीप। ठीक है, फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है इट सेपरेट द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। चलिए, यहां पर जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? किसमें सिल्वर नहीं प्रेजेंट होता है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक। यहां पर जो आपका सही उत्तर है ABCD में से वो है बी, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं प्रेजेंट होता है। अगर जर्मन सिल्वर का आप कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, 60% कॉपर होता है। ठीक है, 20% जिंक होता है और फिर बचा हुआ परसेंट 20% आपका निकेल होता है। इसमें सिल्वर नहीं प्रेजेंट होता, कॉपर, जिंक और निकेल से ये बना होता है। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं फोर्थ प्रश्न। फारस की खाड़ी सीमा नहीं बनाती है, किसकी? बहरीन से, इराक से, कुवैत से या फिर ओमान से। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? सोचिए क्लास, जब हम बात करते हैं पर्सियन गल्फ की तो एक तरफ आपको बताइए ईरान, इराक दोनों से अपनी बाउंड्री को टच करता है, तो यहां पर इराक तो है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे बहरीन दिया है, कुवैत दिया है और आपका दिया है ओमान। तो यहां पर जो सही उत्तर है आपका वो है ओमान। ओमान अपनी बाउंड्री पर्शियन गल्फ के साथ नहीं शेयर करता। अभी मैप में मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहां पर देखिए, ईरान एवं अरब प्रायद्वीप के मध्य फारस की खाड़ी स्थित है जो पश्चिमी एशिया में हिंद महासागर का विस्तार है। इसलिए सीमा ईरान, इराक, बहरीन एवं कुवैत के साथ लगती है। ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर अगर आपको पर्शियन गल्फ दिख रहा होगा तो यहां पर देखिए ओमान जो है वो अपनी बाउंड्री पर्शियन गल्फ के साथ नहीं शेयर कर रहा है। यहां पे UAE आ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए यहां पे UAE आ जा रहा है, इसी वजह से ओमान की जो ये है बाउंड्री है वो पर्शियन गल्फ से नहीं टच करती है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहां पर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बोला गया है। तो एक एक को देखिए, ये आपके मतलब पहले पूछे गए प्रश्नों में से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें से एक प्रश्न है ये। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फिर दूसरा आपको दिया गया है यहां पर कि इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री डिवाइडिंग इट इनटू 2
लैटिट्यूडनल हाफ्स कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ट्रॉपिकल जोन में स्थित है भारत। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व में 6वां लार्जेस्ट कंट्री नहीं है, 6वां सबसे बड़ा देश नहीं है। कौन से नंबर पे है भारत? भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो बताइए कमेंट बॉक्स में किस नंबर पर है भारत। फिर यहां पर देखिए, इंडिया ऑक्यूपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है हमारे भारत के एकदम मिडिल से होकर गुजरती है, एकदम मिडिल से। ये बिल्कुल सही है, भारत को 2 हिस्सों में बांट देती है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन। ये बताइए सही है कि गलत? ये आपका गलत है, ठीक है। अगर हम भारत को देखेंगे तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसकी अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो वो क्या है? 6 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 सेकेंड, ठीक है। जबकि देशांतरी को अगर हम देखेंगे तो 68 डिग्री 7 सेकेंड, 97 डिग्री 25 सेकेंड। ये याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर है क्लास? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर आपका सही उत्तर डी होगा, खाली 2 और 3 आपका सही है। अगला हम देखते हैं 6वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ आपको क्रॉप दिया है, दूसरी तरफ आपको वैरायटी दी है। तो देखिए, सरसों की बात करेंगे तो यहां पर वरुणा दी है, तो ये आपका सही है कि गलत? सरसों की वैरायटी वरुणा है? हाँ है, एक किस्म है। मटर की बात करेंगे तो रचना मटर की वैरायटी है, ठीक है। अलसी की बात करेंगे तो नीलम, ये भी बिल्कुल सही है। धान की बात करेंगे तो राधे। तो याद रखिएगा, यहां पर जो ये राधे जो दिया गया है वो धान की वैरायटी नहीं है। ये किसकी वैरायटी है? ये चने की वैरायटी है, ठीक है, चना की। ये चीज याद रखिएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, इसी वजह से 6 का डी आपका सही उत्तर होगा। 7वां प्रश्न देखते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो जल्दी से बता दीजिए, सरहुल त्योहार कौन मनाता है? उरांग, कमार, बैगा, गोंड। तो आपका सही उत्तर क्या है? जो सरहुल फेस्टिवल है इसमें मेनली वृक्षों की पूजा की जाती है और यह त्योहार जो है ये झारखंड के क्षेत्र के उरांग, मुंडा, हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां पर अगर हम देखेंगे तो आपका सही उत्तर क्या है? उरांग। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर मुंडा भी इसे मनाती है, झारखंड रीजन में मनाया जाता है, ठीक है। हो जनजाति द्वारा भी इसे मनाया जाता है। आपके ऑप्शन में उरांग दिया है तो इसी वजह से ए सही उत्तर है। किधर किस रीजन में मनाया जाता है? झारखंड क्षेत्र में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कब मनाया जाता है अगर पूछेगा तो याद रखिएगा हिंदू कैलेंडर के प्रथम महाचैत्र में इसे मनाया जाता है। जो फर्स्ट मंथ होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो चैत्र मास में इसे मनाया जाता है। 7 का ए आपका सही उत्तर है। अब देखिए क्लास, ये सब आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। जारवा और ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अंडमान निकोबार में या फिर दमन द्वीप में? ये चीज मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी की है, अगर आपको याद होगा तो। ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न देखिए क्लास, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन उठाएंगे, पीसीएस में भी पूछा जाता है और आपके आरओ एआरओ में भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर क्या है, अभी तक आप लोग ने दे लिया होगा। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे जनजाति पाई जाती है। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बुक्सा ट्राइब्स उत्तर प्रदेश में कहाँ रहती हैं? तो बताइए, बिजनौर, बलरामपुर, श्रावस्ती, चित्रकूट। तो यहाँ पर बुक्सा या भोक्सा ट्राइब अगर आपको दिया रहेगा तो आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये पाई जाती है। ए आपका सही है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। वांगला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या फिर त्रिपुरा? तो जल्दी से बता दीजिए कहाँ सेलिब्रेट होता है।
तो यहाँ पर याद रखिएगा जो वांगला फेस्टिवल है ये मेघालय में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब गारो जो आपकी ट्राइब्स है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। जब वो फसल काटती है नवंबर के महीने में, उसके उपलक्ष्य में वहां पर वांगला उत्सव मनाया जाता है गारो ट्राइब्स द्वारा। अगर परीक्षा में कभी पूछे कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है तो आप क्या बताएंगे? मेघालय में। और मेघालय में रेंज भी है ना, गारो खासी जयंतियां, पता है ना, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, गारो खासी जयंतियां कहाँ पर रेंज है? ये मेघालय में है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता होगा ये सब। अगला हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो जल्दी से बता दीजिए, दीपावली को कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, बैगा, पहरिया या फिर थारू? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? थारू जनजाति। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। ये लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे थे, इसी वजह से इनको थारू कहते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? देखिए वही प्रश्न है, उसको बस पूछने का तरीका बदल दिया गया है। वहां पे पूछा गया था कि थारू मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो आपने थारू बताया। अब पूछा गया है कि थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? बिहार, मध्य प्रदेश में, झारखंड तथा बिहार में, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर क्या होगा? डी है आपका। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। याद रखिएगा, अगर हम देखें उत्तराखंड में तो थारू जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। और अगर यूपी में हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए उल्लेखनीय है कि थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि उत्तर प्रदेश में गोंड और खरवार के बाद तीसरी बड़ी जनजातियों में ये है। ठीक है, संथाल एवं गोंड के बाद थारू बिहार की भी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगला हम देखते हैं, मेघालय का लोक नृत्य क्या है? ये भी आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। नाटी, लोहे, बम्बू नृत्य या फिर खंटुम? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है लोहे। लोहे नहीं, लोहो दिया है। ठीक है, मेघालय की जयंतिया जो जनजाति है वो इस प्रचलित लोक नृत्य को परफॉर्म करती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो जल्दी से बता दीजिए, केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये सब आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है क्लास। चेंचू, लेपचा, डफला या फिर डाफर? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ABCD में से चेंचू जो है वो केरल में पाई जाती है। लेपचा की अगर हम बात करेंगे क्लास तो ये सिक्किम में। ठीक है, डफला की अगर हम बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और डाफर की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, डफला याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, डाफर कहाँ? गुजरात में। हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? अब देखिए, इंडियन ट्राइब से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है और वर्ल्ड ट्राइब से भी। अब यहाँ पर आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया है। तो कौन सा प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बता दीजिए। अलास्का, स्कैंडिनेवियन, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड दिया है और आइसलैंड दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? लैप्स जनजाति के लिए स्कैंडिनेविया आपका फेमस है। ठीक है, स्कैंडिनेविया प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगर हम एस्किमोस की बात करें, एस्किमोस कहाँ मिलते हैं? तो याद रखिएगा, एस्किमोस जो है ये कहां पर? ये आपके ग्रीनलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। और एस्किमोस आपके इधर के रीजन में भी, कहां पर? अलास्का रीजन में भी। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं,
अगला क्लास हम देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न को ध्यान से देखिए। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज है कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम, मैग्नीज। आपका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा समय लीजिए और उत्तर दीजिए। बताइए। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम, मैग्नीज। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है पेट्रोलियम। सी आपका सही उत्तर। ठीक है, यहां पर देख लीजिए क्लास। पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज पदार्थ है। यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है यहाँ पर, जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक स्थल जो है वो डिब्रूगढ़ है और शिव सागर जिला है। अगर हम देखेंगे दिग्बोई के बारे में, अगर हम जानेंगे तो क्लास याद रखिएगा, दिग्बोई जो है उसको हम ऑयल सिटी ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं। और कभी अगर परीक्षा में आपसे पूछे पहला तेल का कुआं, ऑयल वेल, एशिया में कहां पे ड्रिल किया गया था, तो वो दिग्बोई में किया गया था। ये याद रखिएगा, ठीक है, जो बता रही हूं। तो यहाँ पर देखिए, दिग्बोई इज नोन एज द ऑयल सिटी ऑफ असम वेयर द फर्स्ट ऑयल वेल इन एशिया वाज ड्रिल्ड एंड फर्स्ट रिफाइनरी वाज स्टार्टेड हियर एज अर्ली एज 901। दिग्बोई हैज द ओल्डेस्ट ऑयल वेल इन ऑपरेशन। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्लास। चलिए अगला हम देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्न में से किस नदी को म्यांमार की जीवन धारा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? इरावदी को, साल्वीन को, सितांग को या फिर मेकोंग को? बताइए किसको कहा जाता है एबीसीडी में से? तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है इरावदी को। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। इसे हम लाइफलाइन ऑफ म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं 10वां प्रश्न। प्रसिद्ध उत्तर मेरूर शिलालेख किसके शासनकाल से संबंधित है? तो बताइए, परांतक प्रथम के, परांतक द्वितीय के, राज प्रथम के या फिर राजेंद्र प्रथम के? तो उत्तर मेरूर शिलालेख का संबंध किससे है? चोल शासक परांतक प्रथम से। ठीक है, यहां पे याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं क्लास। उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल परांतक प्रथम के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। चोल शासक परांतक ने पांड्य शासक से मदुरा जीतकर मदुरै कोंड की उपाधि भी धारण की थी। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर लेख से चोलों के स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर परांतक प्रथम के बारे में कुछ चीजें दी गई है, जैसे परांतक प्रथम आदि प्रथम की मृत्यु के बाद चोल राजवंश की राजगद्दी पर बैठे। उसने पांडव नरेश राज सिंह द्वितीय पर आक्रमण कर पांडवों की राजधानी मदुरै पर अधिकार कर लिया और इसी हार का बदला लेने के लिए पांडव नरेश ने श्रीलंका के शासक से सैनिक सहायता प्राप्त कर परांतक के खिलाफ युद्ध भी किया था। ये याद रखिएगा, अगर कभी परीक्षा में आपसे पूछे कि मदुरै कोंड की उपाधि किसने धारण की थी, तो याद रखिएगा परांतक प्रथम ने। जब इन्होंने पांडवों को हराया तो उनकी राजधानी पर अधिकार कर लिया और उसके बाद इन्होंने मदुरै कोंडा की उपाधि धारण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11वें प्रश्न को देखते हैं। मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो जल्दी बताइए, मीठी विर्दी किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? यूएसए के, कनाडा के, रूस के या फिर फ्रांस के? परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? जो मीठी विर्दी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो गुजरात में है और ये किसकी मदद से स्थापित किया गया था? यूएसए की मदद से। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, कुछ और ऊर्जा संयंत्र को हम देख लेते हैं, आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुंडलकुलम की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? जल्दी से याद करिए, तमिलनाडु में है। ठीक है, किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? रूस के। जैतपुर की बात करेंगे, महाराष्ट्र में है, फ्रांस ने सहयोग दिया था।
कोवाड़ा की बात करेंगे हम तो आंध्र प्रदेश में, यूएसए। ठीक है, हरिपुर पश्चिम बंगाल, रूस की सहायता से। और मीठी बिरदी की बात करेंगे तो गुजरात, यूएसए की सहायता से। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हो सकता है लास्ट टाइम आपसे मीठी बिरदी के बारे में पूछा गया था, अब आने वाले समय में हरिपुर के बारे में, जैतपुर के बारे में आपसे पूछ ले तो किस प्रदेश में ये लोकेटेड है ये भी पता होना चाहिए, और किसके सहयोगी देश कौन सा है। ठीक है, किसके सहयोगी ने, इसके सहयोगी देश, इसका सहयोगी देश कौन सा है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। अगर आप वीडियो को पॉज करना चाहें तो कर सकते हैं और उत्तर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुजरात के चालुक्य तथा सोलंकी वंश शासकों का काल जैन धर्म की उन्नति का काल था। दूसरा आपको दिया गया कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, गुजरात के चालुक्य तथा सोलंकी वंश शासकों का काल जैन धर्म की उन्नति का काल था, ये सही है। दूसरा भी आपका सही है, कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो दोनों है। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। व्याख्या हम जरूर देखेंगे। देखिए क्लास, जैन धर्म के समर्थक राजाओं में अजातशत्रु, बिम्बसार, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल का नाम उल्लेखनीय है। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र संप्रति ने भी जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। गुजरात के चालुक्य तथा सोलंकी वंशी शासकों का काल जैन धर्म की उन्नति का काल है। 5वीं शताब्दी के बाद दक्षिण भारत के राजवंशों जैसे गंग, कदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट नरेश अमोघ वर्ष ने जैन धर्म अपना लिया था। उसने रत्न मलिका ग्रंथ की रचना की थी। ये भी याद रखिएगा, रत्न मलिका ग्रंथ की रचना किसने की थी? अमोघ वर्ष ने की थी। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट से बिलोंग करता था। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल एवं जयसिंह सिद्धराज दोनों ने ही जैन धर्म को फॉलो किया था, या ये दोनों जैन धर्म के महान संरक्षक थे। ये चीज क्लियर है क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13 प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व के संबंध में सही आरोही क्रम क्या है? तो बताइए, असम, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात की गई है। असम, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, हरियाणा, असम, गुजरात, कर्नाटक, या फिर गुजरात, कर्नाटक, असम, हरियाणा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? जन घनत्व के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात होगा, फिर कर्नाटक होगा, फिर असम होगा और हरियाणा होगा। तो आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, व्याख्या में अगर आप देखेंगे तो जो जन घनत्व है इनका क्रमशः क्या है? गुजरात का 308 है, 319 है। ठीक है, ये दिख रहा है। गुजरात का क्या है? 308 है। कर्नाटक का 319 है, फिर 398 असम का है और 573 किसका है? हरियाणा का है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, और ये भी याद रखिएगा परीक्षा में आरोही क्रम पूछा था। 14, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किस में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी? तो ऋणात्मक कब थी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर? बताइए जल्दी से। 901 में, 911 में, 1921 में की उपयुक्त में से किसी में भी नहीं। तो यहाँ पर 1921 में ऋणात्मक थी, ये याद रखिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? -0.31% थी। इसके बाद से अगर हम देखेंगे तो जनसंख्या में वृद्धि ही हुई है। ठीक है, इसी वजह से हम 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से भी जानते हैं। ये याद रखिएगा, परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि महाविभाजक, ठीक है, महान विभाजक वर्ष किसे कहते, किस वर्ष को कहते हैं? तो वो 1921 को कहते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा वर्ष है जिसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो आपकी निगेटिव थी, -0.31% थी। इसके बाद से जनसंख्या में वृद्धि ही हुई है। चलिए 15 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित संगठनों में से कौन कौन ब्रह्म समाज के अंग थे? तो जल्दी से बता दीजिए। आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, संगत सभा, जिसको कि मैत्री संघ भी बोला गया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए, सोचिए। 1, 2, 3। तो आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज के बारे में आपने सही सुना होगा आप लोग ने कि ये ब्रह्म समाज के ही अंग थे। संगत सभा जो थी, जिसको कि मैत्री संघ कहा जाता है, ये भी ब्रह्म समाज की ही अंग थे। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा, तीनों। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। देखिए, सितंबर 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन किसके द्वारा किया गया? द्वारकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्यागीस ने किया था। ठीक है। इनके बाद द्वारकानाथ के पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म धर्म नाम की धार्मिक पुस्तिका का संकलन किया तथा उपासना के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना की शुरुआत की। 1875 में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और इनके उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया। केशव चंद्र सेन ने देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मिलकर आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं के विचार के उद्देश्य से संगत सभा, जिसको कि मैत्री संघ भी कहा जाता है, की स्थापना की। तो ये चीज याद रखिएगा, कभी अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि मैत्री संघ की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। ठीक है, आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार करने के लिए। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए क्लास 1865 का अगर हम समय देखेंगे तो 1865 में पहली बार ब्रह्म समाज पर पहली फूट पड़ी। देवेंद्र नाथ टैगोर के जो अनुयायी थे, जो फॉलोवर्स थे, उन्होंने आदि ब्रह्म समाज का गठन किया। ठीक है, और इनका नारा क्या था? ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। 1872 में केशव चंद्र सेन ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा देने के लिए तैयार किया। केशव चंद्र सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उदार तथा स्त्री शिक्षा आदि के उद्देश्य से इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर परीक्षा में पूछा गया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? केशव चंद्र सेन ने की थी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन उसका कब हुआ, दूसरी बार फूट कब हुई? जब केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के विचारों का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु, इन्होंने अपनी ही पुत्री का विवाह कर दिया था। ठीक है, तो उस समय इनके जो अनुयायी थे वो उनसे अलग हो गए। ठीक है, और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये चीज याद रखिएगा। देखिए, केशव चंद्र, जब इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने उनसे अलग होकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा तैयार की गई रूपरेखा पर हुई। तो ये चीज समझ में आ गया। याद रखिएगा, मैत्री संघ जो थी वो किसका? ब्रह्म समाज का ही हिस्सा थी, और उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1865 में ब्रह्म समाज में पहली फूट पड़ी, जिसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर के अनुयायियों ने आदि ब्रह्म समाज का गठन किया। फिर 1878 में दूसरी बार विभाजन हुआ ब्रह्म समाज में, जिसके कारण क्या था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी ही बेटी का विवाह अल्पायु में कर दिया था। तो इनके जो फॉलोअर्स थे वो उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा तैयार की गई रूपरेखा पर हुई थी। ये सारे पॉइंट एक बार अपने रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न बनेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 16 प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको ई हटा दीजिए। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी का जो अंतिम विजय अभियान था वो किस वर्ष में था? 1545 में। और किसके विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? ए आपका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। और कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी। ये आपको एक एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या था? कालिंजर आखिरी वो था। ठीक है, चलिए 17 प्रश्न हम देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 4 भागों में विभक्त थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए। ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका ऑर्गेनाइज किया था इन लंदन ऑन 12 नवंबर 1930 टू डिस्कस द साइमन कमीशन रिपोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, पहला जो दिया गया वो बिल्कुल सही दिया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 4 भागों में विभक्त थे, ये आपका गलत है। मुख्यतः ये 3 भागों में विभक्त थे, जिसमें आपका ब्रिटिश दल था, ठीक है। ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य थे और भारत के राज्यों के राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि थे। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो केवल 1 है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। चलिए, ये चीज क्लियर। देखिए क्लास, यहीं पर आपका दिया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः 3 भागों में विभक्त थे। तीनों ब्रिटिश दल, ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, भारत के राज्यों के राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि, भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के हिस्सा न लेने के कारण। ये आपको पता है, ये एक्सप्लेनेशन में क्या है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकला? क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी जो थी, सबसे बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था। उस समय कांग्रेस ने भारत में कौन सा एक बहुत बड़ा आंदोलन चला के रखा था बताइए? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला के रखा था ना। तो बाद में देखा जाता है कि बोला जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर से होगी, उसमें ये मेक श्योर करिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करे। इसी के चलते गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। गांधी जी इरविन के सामने कुछ शर्तें रखते हैं जिसको कि इरविन मान लेता है और महात्मा गांधी यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां पे कम्युनल अवार्ड की वजह से वो फिर दुखी होकर भारत लौटते हैं और बाद में आमरण अनशन करते हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जिसके बाद वो एक पूना पैक्ट साइन करते हैं अंबेडकर जी के साथ। चलिए 18 प्रश्न को देखते हैं। किस भारतीय व्यवसायी द्वारा गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया गया था? तो किसके द्वारा? घनश्याम दास बिरला द्वारा, अंबालाल साराभाई द्वारा, सर बीरेन मुखर्जी द्वारा या फिर टी के कृष्णचारी द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है बताइए? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय व्यवसायी घनश्याम दास बिरला ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया था। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिटेबल कैपिटलिज्म का सहयोग का सपोर्ट किया था। ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, भारत सरकार द्वारा 1957 में घनश्याम दास बिरला को देश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। गांधी जी घनश्याम दास बिरला ने वर्ष 1916 में पहली बार मिले थे तथा घनश्याम दास बिरला उनके अनुयायी बने थे और इन्होंने ही गांधी जी की लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन भी किया था उनकी सहायता के लिए। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक उससे संबंधित था? तो किसका संबंध था बताइए? यहाँ पर भूदान आंदोलन की बात की गई है। उदयगिरी का, रायपुर का, पोचमपल्ली का, फिर वेंकटगिरी का। बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? वो है सी, पोचमपल्ली का। ठीक है, याद रखिएगा 1951 में, कब? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1951 में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। 20वां प्रश्न हम देखते हैं। क्षेत्रीय परिषद एक संविधिक निकाय है जिसका गठन संसद द्वारा पुनर्गठन अधिनियम बनाकर किया गया है। यह किस वर्ष पारित हुआ था? तो जल्दी से बता दीजिए।
1960 में, 1960 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की गई है। तो यहां पर याद रखिएगा, जो यहां पे जोनल काउंसिल करिए, जोनल काउंसिल जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी पार्लियामेंट द्वारा बाय इनैक्टिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट विच वाज पास्ड इन 1956। डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 21वां प्रश्न, आर्टिकल से रिलेटेड है, अनुच्छेद से। तो बता दीजिए 170, 169, 171। तो अनुच्छेद 170 की बात करेंगे तो यहां पर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है, फिर उसके बाद 169 में असेंबली की बात की गई है, फिर कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है। तो क्या आपका सही है, कौन सा आपका गलत है? 170 में विधान परिषद का सृजन की बात की गई है, नहीं, इसमें विधानसभा के संरचना की बात की गई है। 169 में विधान परिषद के सृजन की बात की गई है, ये दोनों इंटरचेंज कर दिया गया। और 177 में विधान परिषद की संरचना की बात की गई, ये आपका सही है। खाली 3 सही है। समझ में आया क्लास? 170 में ये होगा और 169 में ये होगा, इंटरचेंज कर दिया गया है दोनों को। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न। संविधान की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से पद शामिल है? बता दीजिए जल्दी से। सेकेंड शेड्यूल की बात की गई है, तो यहां पर आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाँ, स्पीकर, हाँ, डिप्टी चेयरमैन, हाँ, ऑल ऑफ द एबव आपका सही उत्तर होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रही हूं। जब हम सेकंड शेड्यूल की बात करेंगे तो एक तरफ मैं सेंटर लिख रही हूं, एक तरफ मैं स्टेट लिख रही हूं। तो सेंटर में प्रेसिडेंट इसमें शामिल है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट शामिल है तो राज्यों में गवर्नर भी शामिल होगा, ठीक है, समझ में आया। फिर लोकसभा का और राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, ठीक है। तब यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी आपके होंगे शामिल, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भी होगा। तो लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों। इसी तरीके से जब हम यहां पर देखेंगे राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति दोनों, और राज्य विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, सेम चीज, ठीक है। फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपके शामिल होंगे, तो यहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। ये याद रखिएगा क्लास, यहां पर ये सारे आपके शामिल होते हैं, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और लास्ट में कैग भी आपको याद रखना है। ये चीज क्लियर हो गई ना क्लास? अब कंफ्यूज मत होइएगा। अब इलेक्शन कमिश्नर दे देगा या कुछ और दे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बस याद रखिएगा प्रेसिडेंट, गवर्नर, यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर हाई कोर्ट, और प्लस एक और पोस्ट कैग सेकेंड शेड्यूल में आपके शामिल है। चलिए अगला हम देखते हैं 23वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉल फॉर अटेंशन मोशन, एडजर्नमेंट मोशन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके कब रिजाइन देते हैं? जब कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, सेंसर मोशन अगर पास हुआ ना, तो अगर सेंसर मोशन के किसी एक स्पेसिफिक मिनिस्टर के खिलाफ लाया गया है तो उसी मिनिस्टर को खाली आपके रिजाइन करना पड़ेगा, सबको नहीं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो सरकार गिर जाएगी, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, जब सेंसर मोशन लाया जाता है ना, तो क्यों लाया गया है कारण बताना अनिवार्य होता है। जो निंदा प्रस्ताव होता है ना, उसको स्वीकारने पर लोकसभा द्वारा कारण बताना अनिवार्य होता है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने पर लोकसभा द्वारा कारण बताना आवश्यक नहीं होता है, और जब ये पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हम देखते हैं 24वां प्रश्न। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? ये हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया है।
वहां पे हमने अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से ये प्रोविजन लाया गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा, 15%। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं 25वां, ये आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए बताइए, चाकन के किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, या फिर सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज करेंगे? तो यहां पर जब हम देखते हैं चाकन के किले पर विजय शिवाजी को कब प्राप्त हुई थी? 1656 में। ठीक है, याद रखिएगा। अफजल खान का प्रकरण जो हुआ था वो 1659 में हुआ था। मुगलों से मतभेद का प्रारंभ कब हुआ था? 1657 में। ठीक है, और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना ये 1664 में। अब अरेंज करिए इसको। तो सबसे पहले 1656 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4, 1324, 1324। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है क्लास। अगला हम देखते हैं 26वां प्रश्न। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो जल्दी से बता दीजिए। बीआरसी, तारापुर, नरोरा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत में स्थापित पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र था। ठीक है, जिसका संचालन कब से प्रारंभ हुआ? 1969 से। याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। अब देख लीजिए क्लास, भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, फिर बताइए तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में। मैंने आपको बताया ना, जो स्टार्स है वो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। कैगा की बात करेंगे तो कैगा कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक है, कुंडनकुलम एटॉमिक पावर प्लांट की बात करेंगे तो कहां पर? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27वें प्रश्न को देखते हैं। एक सॉफ्टवेयर रोबोट जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। डैश इज अ सॉफ्टवेयर रोबोट विच ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑटोमेटेड टास्क। उसको हम किस नाम से जानते हैं? बताइए, मैट्रिक्स, बोट, डीप वेब, या फिर इंडेक्सर। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? बी आपका सही उत्तर है, बॉट। बॉट एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो एक स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। याद रखिएगा। 28 प्रश्न को देखते हैं, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। तो बताइए क्लास, सिक्किम का विलय कब हुआ था? 1850 में। पंजाब का विलय देखेंगे 1849 में। बर्मा का विलय देखेंगे 1852 में। और झांसी का 1853 में। तो दो सबसे आखिरी में होगा। आपका सही उत्तर क्या हो गया? बी सही उत्तर हो गया। ठीक है, 29 देखते हैं। संपादक दिए गए हैं, मैगजीन दिए गई है, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, नहीं है पूछा गया है। तो अरबिंदो घोष वंदे मातरम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह दिया है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, ये तो सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया सही है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह नहीं, सुधारक की जब हम बात करते हैं तो हम किसको याद करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 30वां। मानव मस्तिष्क शरीर की किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है? तो जल्दी से बता दीजिए किस क्रिया के लिए? भूख लगने के लिए, प्यास लगने के लिए, स्मेल के लिए मतलब गंध, दुर्गंध का अनुभव, तापमान नियंत्रण, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, या फिर सभी के लिए?
तो ह्यूमन ब्रेन ना इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये चीज याद रखिएगा। ह्यूमन ब्रेन्स की जब हम बात करते हैं तो सेरिब्रम, सेरिबेलियम, मेडुला ऑब्लांगाटा ये सब होता है ना। तो ये सारे जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं इनका अलग अलग रोल है। जब हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो ये मेमोरी, रीजनिंग इन सब का काम करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लांगाटा घोटने के काम पे या वॉमिटिंग जब लगती है तब एक्टिव रहता है। तो यहाँ पर ये सभी ब्रेन के लिए मतलब ब्रेन की एक्टिविटीज होती हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है या रोहतांग दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। तो बताइए, सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है, ये बिल्कुल सही है, और बाद में ये चिनाब नदी से जाकर मिल भी जाती है। या रोहतांग दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है, नहीं। या शिपकिला दर्रे के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये चीज याद रखिएगा, भारत में प्रवेश करती है, रोहतांग नहीं, शिपकिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, खाली एक आपका सही था, दूसरा गलत था। अगला हम देखते हैं 32 देखिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गौरी शंकर, देवीलाल, हरिप्रसाद चौरसिया, MF हुसैन और जाकिर हुसैन। तो ये तो आपको पता होगा, MF हुसैन आपको पता ही है, चित्रकारी से रिलेटेड है। तो सी का क्या हो गया, सेकंड हो गया। सी का सेकंड दो जगह दिया गया, वेरी गुड। या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा, ठीक है। जाकिर हुसैन की बात करेंगे तो आपको पता है तबला वादक ना, तो यहाँ पर डी का आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी का 4th यहाँ दिया गया, उत्तर क्या हो जाएगा, सी। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं 33 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बिट्ठुर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई, फिर कौशाम्बी यमुना। तो जल्दी से बताइए, जौनपुर में कौन सी नदी प्रभावित होती है, प्रवाहित कौन सी नदी होती है प्रवाहित, तो सही नहीं, गोमती, ठीक है। सही की हम बात करेंगे तो ये प्रतापगढ़। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 34 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार समान जनसंख्या में प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से बताइए। प्रतिशत की दृष्टि से बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर परसेंटेज के हिसाब से शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की गई है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है मिजोरम। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो सबसे पहले लक्षद्वीप आएगा, फिर मिजोरम आएगा, फिर नागालैंड, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शीर्ष सिख जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे सिख पॉपुलेशन की बात की गई है, दूसरा राज्य पूछा गया है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको पता है पंजाब। पंजाब तो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर क्या है, चंडीगढ़ है ना। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेट या फिर यूटी कर लीजिए इसको, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, राज्य या फिर यूटी। अब आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है चंडीगढ़। ये आपका सही उत्तर है। तो क्लास आज के सेशन में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया, ठीक है। आप बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट में डर लग रहा है, ठीक है, वो भी आप बता सकते हैं। कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे। लास्ट में जाते जाते फिर कहूंगी, अपने पे विश्वास रखिए, पढ़ाई करिए, ज्यादा चिंतन मत करिए, ठीक है, बस पढ़ते रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। बस पढ़िए, कर्म करिए, फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी उसकी चिंता मत करिए कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा, अगर आपकी बात नहीं हो। अरे सबके दिमाग में ये सब आता है, इन सबको साइड में रखकर अभी पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई करो, अपना सिलेक्शन जरूर होगा। प्रीलिम्स दोनों का लगा हुआ है, RO ARO
और यूपी पीसीएस दोनों का। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी। एक ही बार में इतना अच्छे से तैयारी करो कि दोनों का प्रीलिम्स निकल जाए, मैं तो कहूंगी। ठीक है, तो क्लास ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट होता है तो बताइएगा। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए।